Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA Foundation aspirant of June 2024 और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग जो कि होने वाला है आज का चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। और इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि मैं भी लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूं, अगर आपको कुछ गलती मिले तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसे सुधार करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाऊंगी। एंड अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है जो कि सोगा और पार्टनरशिप है, मैंने डाल दिया है, सो प्लीज़ आप जा कर के देखो एंड कमेंट्स में बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से जो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें सबसे शुरू में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे कैसे बना और कब से फोर्स में आया। सो ये है सितंबर 1 1872 से ये फोर्स में आया है। आगे चलेंगे और बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट की। और ये वाला जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, तो आई एम होपिंग कि आपने एक बार पहले से ज़रूर पढ़ रखा हो, क्योंकि मैं इसे हमेशा स्पीड में पढ़ करके रिवाइज़ करने के लिए ही यूज़ करती हूँ ये ट्रिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। एग्रीमेंट को सिंपली हम लोग प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिड्रेशन कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉमिस और कंसिड्रेशन जहाँ हो जाए वो एग्रीमेंट हो जाता है, पर एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ही कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, यानी कि सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस है स्कोप। एग्रीमेंट जो है वो वाइडर थिंग है और कॉन्ट्रैक्ट नैरो थिंग है। फिर लीगल ऑब्लिगेशन देखेंगे तो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है पर कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेचर एग्रीमेंट का मतलब नेचर क्या है। सो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट नहीं होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। सबसे पहला है कि 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। दूसरा है पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंपाइल्ड विथ इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो भी अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी होनी चाहिए। चौथा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग सही होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो डेफिनाइट होना चाहिए। पांचवा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट, यानी कि वो चीज़ इम्पॉसिबल ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 6 और एसेंशियल्स है जिसमें पहला आएगा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग है फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा है कंपिटेंसी टू द पार्टीज होना चाहिए। इसे 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। उसके बाद चौथा चीज़ है कंसिड्रेशन होना कंपलसरी है। पांचवा चीज़ है लॉफुल कंसिड्रेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि वॉइड नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। 3 बेसिस पर नापा गया है जो कि वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी के क्राइटेरिया पर पहला होता है, दूसरा फॉर्मेशन के क्राइटेरिया पर, तीसरा परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पर। सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो सबसे पहला उसमें आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो भी चीज़ें सारी सही हो और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, यानी कि इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट मान नहीं सकते, यानी कि वो इलीगल हो सकता है या तो फिर किसी इम्पॉसिबल चीज़ को कंटेन करता हो। तो ये सारी चीज़ें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। फिर आ जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि अगर एक पार्टी चाहे तो उसे वॉइड भी मान सकती है और नहीं तो वो वैलिड भी मान सकती है, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पास दोनों ऑप्शन होता है कि वो या तो वॉइड मान लिया जाए या वैलिड मान लिया जाए।
डिफरेंस देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। पहला मीनिंग के आधार पर तो अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं सकते, उसे हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर एक ऑप्शन होता है उसे कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सेबिलिटी मतलब होता है ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, और वॉइडेबल में अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वो हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। कॉज में देखेंगे कि अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ और चेंज इन द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ पार्टीज। और वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ पार्टी वाज नॉट फ्री, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होने के कारण होता है। चौथा पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी कि वो परफॉर्म नहीं हो सकता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उसे परफॉर्म कर सकती है या तो फिर उसे वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। पांचवा है पॉइंट राइट, और राइट में ये बोला गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो कोई भी लीगल रेमेडी ग्रांट नहीं होगा उसको, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्रीव पार्टी चाहे तो वो रिसाइन करके उसे वॉइड बना सकती है, अगर एग्रीव पार्टी चाहे तो उसे नहीं रिसाइन करके वो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकती है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही हो गया सिंपली जिसमें लॉ उसे इजाज़त नहीं देता हो, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। दोनों का डिफरेंस देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का। पहला है स्कोप। वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इलीगल, यानी कि एक वॉइड एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, बट इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। नेचर क्या होता है कि वॉइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन बाय लॉ है और इलीगल जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है। पनिशमेंट क्या होता है, तो पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ इन वॉइड एग्रीमेंट केस, बट अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करते हो सो उसमें आपको लायबल होता है पनिशमेंट के लिए। चौथा पॉइंट है कोलेट्रल एग्रीमेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी वॉइड होगा, वो वैलिड भी हो सकता है। बट इलीगल एग्रीमेंट के साथ अगर दूसरा जुड़ा हुआ कोलेट्रल चीज़ भी है तो वो भी वॉइड होगा। पांचवा पॉइंट इसमें आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा टाइप है और इसका ये मतलब होता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, एग्जाम्पल के लिए एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, वन ऑफ द बोथ पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं हो सकता है। सो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर लिख करके और एक्सप्रेस बाय वर्ड्स करके हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर इम्प्लीकेशन के द्वारा, यानी कि कोई हम काम ऐसा करते हैं और जिससे समझ लिया जाता है कि एसेंट है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेन इन रेलवे स्टेशन, या तो फिर दूसरा एग्जांपल है अ ड्रिंक इन कॉफ़ी इन रेस्टोरेंट। आप जा कर के बैठते हो और वो बंदा आपको ला करके कॉफ़ी दे देता है, तो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एक टाइप आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा ATM से मनी विड्रॉ करना। और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ऑक्शन में जब हैमर गिरता है तो उसे हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा दिखता है पर एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि आपको कोई चीज़ मिला खोया पाया के तहत, और वो आपके ऊपर अब लाइबिलिटी बनती है कि जिस आदमी को वॉलेट मिला है खोया पाया में, वो आदमी पता करे और उस जिसका वॉलेट है उसे दे। दिस इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। चौथा आता है ई कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या तुरंत इमिडिएटली परफॉर्म हो रहा है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर में हमने वादा किया है कि हम फ्यूचर में तुम्हें पैसा देंगे और सामान लेंगे,
तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो फ्यूचर में होने वाले हो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप होते हैं, यूनिलैटरल और बाईलैटरल। जब एक पार्टी की तरफ से ड्यूटी परफॉर्म करनी हो फ्यूचर में तो उसे यूनिलैटरल कहते हैं। जब दोनों पार्टी ही फ्यूचर में परफॉर्म करेंगी अपने अपने एक्ट्स को, उसे हम बाईलैटरल कहते हैं। फिर आ जाते हैं टॉपिक पर प्रपोजल ऑफर, प्रपोजल या ऑफर के ऊपर। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, ही इज सेड टू बी अ प्रपोजर। सो एसेंशियल्स क्या क्या है प्रपोजल का। सो सबसे पहला है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। जो प्रपोजल बनाता है उसे हम प्रॉमिसर या ऑफरर कहते हैं, और जिसके ऊपर जो एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रॉमिसी या एक्सेप्टर कहते हैं। दूसरा है कि मस्ट बी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफर, यानी कि यहाँ पर विलिंगनेस होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि विलिंगनेस मस्ट बी एसेंट लेने के लिए पूछा गया हो, यानी कि सवाल होना चाहिए, सिर्फ एक अपना विलिंगनेस बता दिया ये काफ़ी नहीं है। चौथा है कि एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। किसी चीज़ को करने के लिए बोलना या किसी चीज़ को ना करने के लिए बोलना, दोनों ही वैलिड हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ ऑफर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, जो कि जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर, इसके 5 टाइप्स हैं। जनरल ऑफर की यहाँ पर हम जनरल इन लार्ज यानी कि पब्लिक इन लार्ज को जब हम कोई ऑफर देते हैं, जैसे कि केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में हुआ था कि हम पब्लिक इन जनरल को सबको ऑफर दिए थे। सो इस केस को हम कहेंगे जनरल ऑफर। और दूसरा पॉइंट आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑर्डर। जब हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी स्पेशल को देते हैं ऑफर, तो वैसे ऑफर को हम कहेंगे स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा पॉइंट है क्रॉस ऑफर, यानी कि क्रॉस ऑफर, मैंने आपको एक ऑफ़र दिया और आपने फिर घुमा करके उस ऑफ़र को, मेरे वाले ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर आपने मुझे ही दूसरा ऑफ़र दे दिया। तो जो पहले वाला ऑफ़र है नो लेट दिस सॉरी दिस इज़ क्रॉस ऑफर। मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें एक दूसरे को हम सेम और पूरा आइडेंटिकल ऑफ़र एक दूसरे को देते हैं, पर इग्नोरेंस ऑफ टाइम, हमें ये नहीं पता रहता है कि आपने भी यही ऑफ़र मुझे दिया और मैंने भी आपको यही ऑफ़र सेम दिया है, और टाइम का हमें पता नहीं रहता है, पर हम सेम आइडेंटिकल ऑफ़र देते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफ़र। और काउंटर ऑफ़र वो होता है जो कि आपने एक ऑफ़र दिया मुझे और मैंने उसके ऊपर दूसरा ऑफ़र दे दिया आपके पुराने वाले ऑफ़र को ना एक्सेप्ट करते हुए। सो ये हम कहेंगे काउंटर ऑफ़र। 5वां ऑफ़र है स्टैंडिंग ऑफ़र। जो ऑफ़र ओपन रहता है एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर आगे चलेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर देखेंगे। पहला है कि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस होने चाहिए। दूसरा है इट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सिर्फ हमारे मन में है, हमने मन में सोच लिया, ये काफ़ी नहीं है, आपको ऑफरी को बताना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट आता है कि इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द पार्टी। मतलब क्वेश्चन होना चाहिए उसमें, सिर्फ आप अपना विलिंगनेस बता रहे हो वो काफ़ी नहीं है, आप उससे पूछो भी। 5वां पॉइंट है इट मे बी कंडीशनल, जैसे कि आरटीजीएस से लेना है, एनईएफटी से लेना है, पेमेंट कैसे लेना है वो आप बता सकते हो। 6वां पॉइंट है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब कोई आदमी आपके चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं समझ सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता है कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं उसे समझूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। 7वां पॉइंट है द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, पब्लिक एट लार्ज को भी किया जा सकता है, किसी स्पेशल पर्सन को भी किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। 9th पॉइंट है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेंशन, यानी कि ऑफर जो है वो मेयर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेंशन से अलग है, इनविटेशन टू ऑफर से अलग है, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से अलग है, प्रोस्पेक्टस से अलग है और एडवर्टीजमेंट से भी अलग है। उसके बाद आगे चलेंगे
10th पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट अ ऑफर। दुकान में प्राइस सारी चीज़ों का लिखा रहता है, वो ऑफ़र नहीं है। आप उसे दुकानदार को ऑफ़र दो कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, सो आपको अब ऑफ़र करना है। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो है वो ऑफ़र नहीं होता है। डिफरेंस देखेंगे ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में। पहला पॉइंट है मीनिंग का। मीनिंग में यहाँ पर ऑफ़र के केस में फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होता है और अदर पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है चूज़ करने का कि एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। इनविटेशन टू ऑफ़र में रहता है कि वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हीज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer to those terms। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऑफ़र मुझे आकर के दो, यही बुलाया जा रहा होता है। सेकेंड पॉइंट है इंटेंशन ऑफ द पार्टी। तो इंटेंशन जो होता है उसको ये इंटेंशन रहता है कि वो बाउंड कर दे दूसरे आदमी को, अगर वो आदमी एक्सेप्ट करता है तो। और इनविटेशन टू ऑफर में ये रहता है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म्स इट इज़ कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। तीसरा पॉइंट है सीक्वेंस एंड ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू द ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर में है कि एन इन्विटेशन टू द ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू द ऑफर। सिंपल सा मतलब ये है कि जो इनविटेशन टू ऑफ़र है वो हमेशा पहले होता है, ऑफ़र बाद में होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। जब वो आदमी अपना एसेंट दे देता है और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब हम उस प्रपोजल को हम लोग प्रॉमिस कहते हैं। और अब आगे देखेंगे कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट है इसमें एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली टू द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसने आपको मतलब जिस व्यक्ति को ऑफर मिला है वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस भी दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि कोई काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए। तीसरा है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि सिर्फ मन में रखने से नहीं होगा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस किए हो तो फिर बताओ भी। चौथा पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। जिस मोड में बोला गया था उसी मोड में अगर आपको ईमेल करके बताने बोला गया था तो आप ईमेल से ही बताओ। अगर आप व्हाट्सएप से बता रहे हो इसका ये मतलब है कि आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। चौथा पॉइंट है पांचवा पॉइंट है टाइम। अगर आपको एक रीजनेबल टाइम दिया गया है तो आप उस रीजनेबल टाइम के अंदर में बताओ। और मेयर साइलेंस, अगर आप साइलेंट हो तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं समझा जाएगा। सातवां पॉइंट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया है या तो फिर आपने कुछ काम ऐसा किया है जिसको लेकर के आप एक्सेप्टेंस दे देते हो। इसमें केस लॉ आ जाएगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जहाँ पर वो जो कार्लिल रहती है उसने स्मोक बॉल को कंज्यूम किया था, सो उसने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दिखाया था। उसके बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। इन सारे में सिंपल सा कंक्लूजन ये बोला गया है कि नॉलेज ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट, यानी कि कम्युनिकेशन जो है ऑफ़र का और एक्सेप्टेंस का दोनों का ही ज़रूरी है। नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि किसको ऑफ़र दिया जा रहा है और एक्सेप्टेंस किया जा रहा है। और इसमें ये बोला गया है कि लेटर वाले केस में कि लेटर्स मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता है, लेटर को रिसीव करके पढ़ना ये ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस हो सकता है, बोल करके हो सकता है। और इसमें दो तरीके हैं कि बाय द एक्ट आप कर दो या बाय ओमिशन कर दो। यानी कि जो काम आपको करने के लिए बोला गया है आप वो अगर आप एक्सप्रेस वर्ड्स के तरीके में बता करके कर रहे हो तो ठीक है, या आप बाय वे ऑफ कंडक्ट कर रहे हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऑफर दिया गया है जहाँ पर आपको एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बोला गया है तो आप उस एक्ट में आप ओमिशन कर देते हो और नहीं करते हो उस काम को तो भी एक्सेप्टेड माना जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस के आपको टैसिड वे में आपको कंडीशंस बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल यहाँ पर है कि लिली वाइट वर्सेस आर मुन्नुस्वामी, यानी कि उस टेलर ने अपने पीछे अपने जो वो बना रखा था, जो भी बिल होता उसके पीछे उसने कंडीशंस लिख रखे थे, लेकिन उसने जो भी कंडीशंस लिखे थे वो टैसिडली बताए थे। और इसमें ये बोला गया था कि जो लिली वाइट के कपड़े हैं सो उन्होंने उसे ख़राब कर दिया था और फिर वापस कम पैसे दे रहे थे। सो इसमें सिर्फ 15% ही क्लेम कर सकता था कोई भी कस्टमर अगर लॉस हो जाता है तो। सो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने टैसिडली बताया तो था, लेकिन वो रीज़नेबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। और वही अगर आप देखो मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस वाले केस में, सो इंडियन एयरलाइंस के टिकट के पीछे भी टैसिडली कंडीशंस लिखे होते हैं और वो रीजनेबल होते हैं, इसीलिए इस केस में वहाँ पर वो चीज़ें वैलिड होती है और लिली वाइट वाले केस में वैलिड नहीं होती हैं, क्योंकि आर मुन्नुस्वामी ने अनरीजनेबल चीज़ें लिख रखी थी अपने टैसिड बिल में। उसके बाद आगे चलेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस समझेंगे कि रिवोकेशन मतलब सिंपली होता है कि हम एक बार एक्सेप्टेंस दे चुके थे लेकिन अब हमको वापस से लेना है कि नहीं मैंने गलती कर दी और मुझे वापस अपने मतलब शब्द वापस लेने हैं कि रिवोक करना है कॉन्ट्रैक्ट को। सो इसमें कौन कौन सा मोड्स हो सकता है रिवोकेशन का वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मोड जो है वो बाय नोटिस है कि आप नोटिस दे करके रिवोकेशन कर सकते हो। दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ही खत्म हो गया तो अपने आप ही रिवोकेशन हो जाता है। तीसरा है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि जो कंडीशन दिया हुआ है आपने वही फुलफिल नहीं किया तो रिवोकेशन हो जाता है। बाय डेथ और इंसैनिटी ये भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है नो काउंटर ऑफर, आपने कोई भी काउंटर ऑफर नहीं किया। छठा पॉइंट है कि बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, यानी कि ईमेल से आपको भेजने के लिए बोला गया था लेकिन आपने व्हाट्सएप से भेज दिया तो इसमें भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी कि इलीगल था चीज़ तो वैसे भी वो रिवोक्ड हो जाता है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। सेकेंड यूनिट पर चलेंगे और सेकेंड यूनिट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब सिंपली कोई चीज़ आप ले रहे हो तो उसके बदले में किसी चीज़ को देना, यानी कि कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन इज एब्सिस्टेंस एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन मस्ट बी डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रॉमिसी है और वो किसी दूसरे को भी मूव करवा सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और कंसिडरेशन का मतलब होता है कि प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर, इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब बात करेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन की। यहाँ पर भी पॉइंट्स रिपीटेड है तो अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि अगर एक आदमी चाहे तो जो भी कंसिडरेशन है वो मूव करवा सकता है अगर प्रॉमिसर चाहे तो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन का फ़ायदेमंद बनवा सकता है। दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर सॉरी जो अभी एक्सप्लेन किया वो एक्चुअली में सेकंड पॉइंट का था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर प्रॉमिसी चाहे तो वो अपना जो कंसिडरेशन का फ़ायदा होने वाला है वो अपने से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे कि पेइंग मनी बाय द फादर एंड एक्सेप्टेंस बाय हिज सन। बट फर्स्ट वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये होगा कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि ये इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक आदमी जिसको गुड्स मिला है और यानी कि उसने अगर किसी गुड्स को सेव किया है, यानी कि लेट्स से आर का गुड्स है और एस ने उसे बचाया है फायर लगने से। सो एस यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि उसे आर ने बोला नहीं था कि तुमको मेरा गुड्स बचाना है। सो यहाँ पर वो कंसिडरेशन मांग नहीं सकता है, लेकिन अगर दूसरा पार्टी चाहे तो उसे वॉलंटरी कुछ कंसिडरेशन दे सकता है बाद में।
थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, यानी कि कोई कंसिडरेशन दे दिया गया हो या फ्यूचर में देने वाला हो। और चौथा पॉइंट है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडेक्वेट, यानी कि लॉ ये नहीं कहता है कि आपने जितना का सामान लिया है या कंसिडरेशन उतना का ही होना चाहिए, बस लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कंसिडरेशन रखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज इलीगल बाउंड टू परफॉर्म। इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा कि किसी पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देना, यानी कि ये उसका काम है कि वो अपना काम करे और नॉर्मल काम करे और उसमें आपको घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो घूस देता है तो दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ वन इज़ इलीगली बाउंड टू परफॉर्म, यानी कि वो लीगली बाउंड था परफॉर्म करने के लिए अपना टास्क, लेकिन फिर भी आप उसे ब्राइब दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, यानी कि कंसिडरेशन रियल होना चाहिए और नॉट इल्यूजरी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लोग सू नहीं कर सकते हैं और इस चीज़ को हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होते हैं वो सू कर सकते हैं, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाले सू नहीं कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। तो इन केस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है बट वो क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट यहाँ पर भी क्लेम किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स में भी होता है। चौथा पॉइंट है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। पांचवा है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल के द्वारा अगर आपने कुछ बोल दिया और फिर आप हट नहीं सकते, इस केस में भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी कि अगर कोई नियम एक लैंड के साथ चल रहा होगा तो आप कितना भी उसे ज़मीन बेच दीजिए वो नियम हमेशा का हमेशा रहेगा और हर नए खरीदार को वो नियम मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, यानी कि एन एजेंट के ज़रिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो भी एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है बट वो सू कर सकता है। 2.4 में है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विथ कंसिडरेशन। तो वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सो कौन कौन से केस में विदाउट कंसिडरेशन के भी चल जाएगा, यानी कि ये एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन है। सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बना हुआ चीज़ होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए और पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपको एक सामान, आपने किसी का जलता हुआ सामान बचाया, आपने ये जानबूझ करके किया, वॉलंटरी किया और ऐसा करने से आपको कहा नहीं गया था लेकिन आपने किया, तो अगर सामने वाला व्यक्ति का मन करे तो वो आपको वॉलंटरी कुछ पैसे या कुछ कंसिडरेशन दे सकता है और ना भी दे सकता है। सो द सर्विस शुड बी रेंडर्ड वॉलंटरी होना चाहिए। द सर्विस मस्ट बी रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर होना चाहिए। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट टाइम व्हेन सर्विस वाज वेयर रेंडर्ड। चौथा है कि द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट मतलब ये होता है कि जो डेट हमें 3 साल में पे करना था और वो हम 3 साल में पे नहीं कर पाए, सो नेक्स्ट जो हम पे करेंगे तो वो वापस से ऑब्लिगेशन लग जाता है और वो विदाउट कंसिडरेशन कंसिडर होने लगता है। सो ऐसे ये भी एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन हुआ। चौथा पॉइंट है एजेंसी। अगर आपने एजेंट को रखा है बिना कमीशन का तो वो भी चलेगा। पांचवा पॉइंट है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, बेलमेंट हम जानते ही है कि वो ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। चैरिटी में भी हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है।
थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें होती है। तो 4 चीज़ें होती है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्री कंसेंट, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, चौथा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सबसे पहला पढ़ेंगे हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें मेन देखेंगे कि पहला जो आदमी है वो मेजर होना चाहिए, दूसरा है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए और तीसरा है कि वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी में सबसे हम जानते हैं कि मेजॉरिटी उसे कहते हैं जो कि 18 प्लस हो। और फिर अब बात करेंगे कि लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट या पोजीशन ऑफ माइनर क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, यानी कि शुरू से लेकर के वो अंत तक शुरू से ही वो वॉइड रहता है। दूसरा पॉइंट है कि नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी कि अगर आप बचपन यानी कि आप माइनॉरिटी में कुछ कर चुके हो और फिर आप सोचोगे कि आप मेजर होने के बाद उसे रेटिफाई कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट्स, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। चौथा पॉइंट है अ माइनर कैन ऑलवेज अ माइनर, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में फॉल्सली अगर अपीयर हो भी जाता है तो भी वो मेजर नहीं बन जाएगा और वहाँ पर रूल ऑफ स्टॉपल जो है वो नहीं लगेगा। और पांचवा पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अगर आपने आपको उसके जो एक माइनर है वो हमेशा अब उसके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, हमेशा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर लाइबिलिटी होती है। छठा पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, यानी कि अगर गार्जियन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनर के बिहाफ में तो वो वैलिड है। सातवां पॉइंट है कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि आप जबरन किसी माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्स स्टूडेंट है जिसको गाने के लिए बुलाया गया है और उस दिन उसका एग्ज़ाम भी है, सो वो एग्ज़ाम देने जाएगा, ना कि आपके गाने गाने में आएगा। और आप उसे जबरन नहीं ला सकते हो। आठवां पॉइंट है कि नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, हमेशा उसकी प्रॉपर्टी से ही उसकी प्रॉपर्टी ही पर्सनल लाइबल होगी। नाइन्थ पॉइंट है कि पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है फॉर बेनिफिट ओनली, नॉट लॉस के लिए। उसके बाद 10th पॉइंट है माइनर कैन बी एजेंट, हम एजेंट वाले यूनिट में भी पढ़ेंगे। 11th पॉइंट है कि माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, यानी कि माइनर जो है वो अपने पेरेंट और गार्जियन को बाइंड नहीं करता है इवन फॉर नेसेसरीज। अगर माइनर दुकान में जा कर के अगर ये बोले कि मुझे ये चीज़ें दे दो और मेरे पापा पैसे दे देंगे, सो इस केस में भी वो अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं करता है। पर हाँ, इसका एक्सेप्शन है कि अगर माइनर एजेंट के तौर पर काम कर रहा होगा सो वो बाइंड करता है। 12th पॉइंट है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, तो इस केस में एडल्ट लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा। 13 पॉइंट है श्योरिटी फॉर अ माइनर, यानी कि जो श्योरिटी बना है तो वो ऑब्वियस सी बात है एडल्ट को बनना पड़ेगा और थर्ड पार्टी के सामने श्योरिटी ही लाइबल होगा और वो एडल्ट होना चाहिए। फिर 14th पॉइंट है माइनर एज शेयर होल्डर्स, सो माइनर शेयर होल्डर्स नहीं बन सकता है और अगर वो बन गया है बाय मिस्टेक तो कंपनी उसका नाम रिमूव कर सकती है। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन है कि अगर कोई चाहे कोई एडल्ट मेंबर चाहे तो वो माइनर को अपना शेयर ट्रांसफ़र करके उसे शेयर होल्डर बना सकता है। 15th पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, यानी कि कोई सिविल रॉन्ग के लिए माइनर खुद लाइबल होता है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड हम सब जानते हैं कि इनसेन नहीं होना चाहिए वो आदमी की साउंड माइंड होना चाहिए, वो रैशनल जजमेंट कर सकता हो, यही सब क्वालिटीज़ होती है एक साउंड माइंड पर्सन की। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे लोग जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जैसे कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, सो वो आदमी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने से। सो उसमें आ जाएगा फॉरेन सॉवेनियर्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनेमी। उसके बाद कॉरपोरेशन, कन्विक्ट्स यानी कि प्रिजनर्स, और फिर इंसॉल्वेंट, ये सब सारे लोग जितने होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन कहलाते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे फ्री कंसेंट की। तो फ्री कंसेंट मतलब हमें पता है कि जहाँ पर कंसेंट हमारा फ्री हो, हमने अपने मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हामी भरी हो, उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं। और इसमें 5 चीज़ें अगर होती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाया जाएगा। पहला कोerसन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन और पांचवा मिस्टेक। तो सबसे पहला पढ़ेंगे कोerसन के बारे में। सो कोerसन इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, यानी कि उसे लॉ ने ही अनलॉफुल डिक्लेयर्ड कर दिया है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा किसी को गन दिखा करके बात मनवाना, किसी को मारने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी कोerसन में। यानी कि किसी का गलत फ़ायदा उठाना और मतलब मारपीट करने के वाले सेगमेंट में बात आ जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ कोerसन क्या हो जाएगा, तो ये वॉइडेबल होता है। अगर दूसरा पार्टी जिसके ऊपर कोerसन किया गया है, अगर वो चाहे तो वो इसे उसके चॉइस पर ये वॉइडेबल होता है। अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है या तो फिर वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि वो चाहे तो रिस्टोर कर सकता है सच बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स उसे हुआ है, पैसे की आमदनी या तो फिर जो भी चीज़ें उसने जो बेची थी वो उसे वापस ले सकता है और उसे भी पैसा वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। और अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा जनरली बाय द नोन पीपल होता है। पार्टीज इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल होता है और टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज होता है और रियल और एपरेंट ऑथोरिटी के द्वारा होता है। यहाँ पर फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली इफेक्टेड, इस केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है अनकॉन्सेनेबल बार्गेन्स होता है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन की मंशा से की जाने वाला कार्य को हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। फिर तीसरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है द ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक द अनड्यू एडवांटेज, यानी कि अगर अनड्यू एडवांटेज अगर यहाँ पर नहीं है तो इस केस को हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक टीचर चाहता है कि उसकी बेटी का शादी एक दूसरे लड़के से हो जाए, तो यहाँ पर उस फादर का इंटेंशन कोई अनड्यू एडवांटेज का नहीं था, तो इस केस को हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एग्रीव पार्टी के ऊपर रहता है और उस पार्टी को ये प्रूव करना रहता है कि अदर पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल था, अदर पार्टी एक्चुअली यूज्ड हिज पोजिशन टू ऑब्टेन हिज कंसेंट था और ट्रांजैक्शन इज अनफेयर था। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में बस यही बताया गया है कि इसमें भी जिस पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है और वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है फ्रॉड का। और फ्रॉड मतलब फ्रॉड इन्वॉल्व करता है कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कमिट किया जाए पार्टी के लिए और उसे इंड्यूस किया जाए एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में और डिसीव करने के लिए उसका जो इंटेंट है, जो मेन इंटेंट है वो डिसीव करने के लिए हो अनदर पार्टी को। सो द सजेशन एज फैक्ट देयर इज़ नॉट ट्रू बाय इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, यानी कि उस आदमी को पता था कि ये बात सच नहीं है लेकिन उसने बोली कि ये बात सच है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, उसको ये नॉलेज था और बिलीफ ऑफ फैक्ट भी था। फिर अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि वो आदमी आपको सिर्फ बोल दिया लेकिन उसकी कोई मंशा नहीं थी कि वो आगे परफॉर्म करेगा उस चीज़ को। चौथा पॉइंट है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, झांसे में फंसाना, ये हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि एनी सच एक्ट्स और ओमिशन या ओमिशन ऑफ लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई भी ऐसा काम जो कि ये वाला एक्ट या तो फिर और कोई भी एक्ट उसे फ्रॉड डिक्लेयर करता है वो सारे एक्ट को हम फ्रॉड कहते हैं।
एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, तो सबसे पहला है कि साइलेंस को हम लोग फ्रॉड मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जब ड्यूटी टू स्पीक होता है तब वहाँ पर अगर पूछा जाए तो आप चुप हो तो आपकी गलती है, और अगर नहीं पूछा गया तो आपकी गलती नहीं है। और व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, यानी कि आपको बताना चाहिए था लेकिन आपने बताया नहीं, तो इस केस में आपका साइलेंस जो है वो ट्रीट हो जाएगा फ्रॉड की तरह। दूसरा पॉइंट है द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, यानी कि फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो इस इंटेंशन से होना चाहिए कि हम इंड्यूस कर सके दूसरे पार्टी को। चौथा पॉइंट है कि विदाउट बिलीव इन ट्रूथ, जब सच का उसे भी पता नहीं है और उसने बस ऐसे ही बोल दिया, और वो बात सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और सामने वाले आदमी ने उसे पक्का सच मान लिया, ऐसे केस में भी उसे हम फ्रॉड कंसिडर करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि आप मटेरियल फैक्ट्स बताओ ना, आपने कुछ ऐसी बात बताई जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सिक्स पॉइंट है कि मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, यानी कि डिसीव करने के लिए ही किया गया होना चाहिए। 7 पॉइंट है कि उससे पार्टी को लॉस हुआ होना चाहिए। इफेक्ट क्या क्या होता है, सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसके ऑप्शन में। वो आदमी इसे कैंसिल कर सकता है, वो डैमेज क्लेम कर सकता है, वो आदमी ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन मेड बीन ट्रू। फिर आ जाएगा एक्सेप्शन, कौन कौन से केस में कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइडेबल ट्रीट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है कि यू हैव टू चेक, यानी कि यहाँ पर कैविएट एम्पटर लग जाएगा सोगा वाला, कि ये तो छोटी सी चीज़ थी, आपको खुद से देख करके लेनी चाहिए थी। दूसरा पॉइंट है अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, यहाँ पर यानी कि जो कंसेंट है वो पहले ही ले लिया गया था और वो झूठ बोलने से आपका कंसेंट नहीं बना है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन का। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी ऐसी काम जिसमें आपका कोई गलत मंशा नहीं थी लेकिन वो खुद आदमी को भी नहीं पता था। फॉर एग्जांपल कोई सेलर है और उसे भी नहीं पता था कि जो सामान है वो ख़राब है और वो नॉर्मली आपको सेल किया। सो इसमें उसकी मेन डिफरेंस फ्रॉड से यही वाला है कि उसको ये पता ही नहीं था कि उसके गुड्स में खुद प्रॉब्लम थी, और जो वो एक्ट है वो इनोसेंटली कर रहा है और विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, और एडवांटेज लेने के चक्कर में नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस देखेंगे। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ एक्शन। कोर्सन में बताया गया है कि फिजिकल फोर्स होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में मोरल और मेंटल प्रेशर होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, तो कोर्सन में क्रिमिनल एक्शन होता है जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलेशनशिप कैसा होता है, कोर्सन में कोई भी हो सकता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में जनरली नियर रिलेशन वाले लोग होते हैं। एक्सरसाइज्ड बाय हुम, सो वही कि कोई भी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी इसे कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा पार्टीज़ के बीच में होता है। और इन्फोर्सिबिलिटी में वॉइडेबल दोनों होता है। फिर पोजीशन और बेनिफिट रिसीव्ड में रिसाइन कर सकते हैं इसको भी और उसको भी, और ये दोनों डिपेंड करता है कि जिसके साथ फ्रॉड या जिसके साथ कोर्सन या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटेंशन में फ्रॉड में डिसीव करने का इंटेंशन होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी कि यहाँ पर फ्रॉड के केस में आपको सच्चाई का पता होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको सच्चाई का पता नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि दोनों ही वॉइडेबल होता है और आप लोग उस डैमेज क्लेम कर सकते हो। चौथा पॉइंट है मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, यानी कि फ्रॉड जिसने किया है वो ये नहीं बोल सकता है कि पार्टी को देखना चाहिए था, ये बात हमेशा नहीं कही जा सकती है, हाँ कुछ केसेस में कही जा सकती है, पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में ये वाला बात हमेशा कही जा सकती है कि आपको देख करके लेना चाहिए था, और कैविएट एम्पटर यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो मिस्टेक दो तरीके से हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो पार्ट्स आएंगे, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ।
तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हो यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो, आपको इंडिया के लॉ की नॉलेज होनी ही चाहिए। आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करना एक कानूनी जुर्म है। ये इंडिया का लॉ में लिखा हुआ है और आपको इंडिया का लॉ मालूम होना चाहिए। यू हैव टू नो इंडियन लॉ। बट आपको फॉरेन के लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है, फॉरेन का लॉ आप नहीं भी जानो तो भी चलेगा और इस केस में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बाइलेटरल और यूनिलैटरल चीज़ें आती है। बाइलेटरल अगर हुआ दोनों साइड से ही मिस्टेक हो गई है, जैसे कि एक एग्जांपल कि एक नाम का एक व्यक्ति के पास शिप भी था और घर भी था, तो दूसरे व्यक्ति ने शिप समझा और पहले व्यक्ति ने घर समझा और दोनों ने बेचने की एग्रीमेंट कर ली। सो इस केस में दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है, सो इस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। लेकिन केसेस ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक्स में और भी पॉइंट्स आ जाएंगे कि क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, लीगैलिटी और फिजिकल, ये सारे पॉइंट्स पर हो सकते हैं। और यूनिलैटरल मिस्टेक्स में नॉट वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट और इसमें एक पार्टी से गलती होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में पहला पॉइंट है कि वो चीज़ें लीगल होनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी चीज़ें अनलॉफुल कहलाएगी। तो पहला पॉइंट है व्हेन कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ हो, यानी कि वो चीज़ें इलीगल हो सो उसे हम लोग नहीं मानेंगे। सेकंड है कि व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर सच ऑफ नेचर इफ़ परमिटेड इट वुड डिफेक्ट्स द प्रोविज़न ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा एक्ट जो प्रोविज़न ऑफ लॉ को डिफीट कर दे, वैसे एग्रीमेंट को भी हम वॉइड बोलेंगे। तीसरा है कि व्हेन इट इज़ फ्रॉडुलेंट। चौथा है कि कोई भी इंजरी या क्रिमिनल रॉन्गफुल हार्म किया जाए, वैसे को भी हम वॉइड कहेंगे। पांचवा पॉइंट है व्हेन कंसिडरेशन इज़ इमोरल। छठा पॉइंट है व्हेन कंसिडरेशन इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और सोसाइटी। उसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ द एग्रीमेंट विच आर हेल्ड टू बी अपोज्ड बाय द पब्लिक पॉलिसी आर। कौन कौन सी ऐसी पब्लिक यानी कि ये व्हेन कंसिडरेशन इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले में पॉइंट्स है आगे कि पहला है ट्रेडिंग विथ एनिमी कंट्री, यानी कि एलियन एनिमी के साथ आपको ट्रेडिंग करना। और दूसरा है कि सेफ्टलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप प्रोसिक्यूशन यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को आप रोक रहे हो, जैसे कि कोर्ट में जाने से पहले आपने बाहर कुछ करके आपने सुलटा लिया केस को। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। मेंटेनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वैसे चीज़ों में भी आप आ रहे हो बीच में सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे पार्टी को परेशान करने के लिए, किसी और को ला रहे हो। एग्ज़ाम्पल के लिए ए ने बी को 2000 रुपये दिए कि तुम सी को सू करो, सिर्फ़ और सिर्फ उसे अनॉय करने के लिए। चैम्पटी का मतलब होता है कि उसका हेल्प करना। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है या किसी और चीज़ में भी हो सकता है कि आप किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है और आप किसी एक का हेल्प कर दे रहे हो। सो इस केस में चैम्पटी कभी कभी नॉर्मल जनरल केस में लीगल भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द केस जो दो जगह पर ये अनलॉफुल होता है। पहला केस है कि वो अनरीजनेबल हो, रीजनेबल ना हो। दूसरा है कि मैलिशियस मोटिव आपका इन्वॉल्व हो, यानी कि आप मदद तो कर रहे हो लेकिन आप मैलिशियस मोटिव से कर रहे हो, सो ये अनलॉफुल होता है। चौथा पॉइंट है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसर्स एंड टाइटल्स, यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स को आप बोल रहे हो कि आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो, या टाइटल्स, अवार्ड्स, ये सब जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब के लिए आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो। पांचवा पॉइंट है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, जैसे कि दो कंपनीज जो कि ओलिगोपोली चला रही होती है और वो लोग मिल करके कार्टेल बना ले और मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें अनलॉफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। यहाँ पर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स में एक चीज़ है कि मैरिज ब्यूरो जो है वो डिफरेंट है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट से। सातवां पॉइंट है इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस, यानी कि कोर्स ऑफ जस्टिस के बीच में आप इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे कि पुलिस को घूस देना ताकि वो आपका एविडेंस छुपा दे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन।
अपना इंटरेस्ट देखना, जैसे कि एक कंपनी में एक मैनेजर 20,000 रुपये का घूस मांगता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना दे। सो इस तरह की चीज़ों को हम इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि कोई कंसिडरेशन अगर 2 पार्ट में है और अगर उसका एक पार्ट अनलॉफुल है तो उसका जो सेकेंड पार्ट है उसे हम वैलिड कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो नॉन सेपरेबल है तो वो सारी चीज़ें अनलॉफुल हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग वॉइड एग्रीमेंट, कौन सी चीज़ें वॉइड एग्रीमेंट्स होती हैं। सो पहला हो जाएगा कि एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ मैरिज, मैरिज को रुकवाना वॉइड एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ ट्रेड, ट्रेड से रुकवाना एक्सेप्शन इसका पहला हो जाएगा। गुडविल के केस में, गुडविल जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि गुडविल के केस में हम दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें रोकते हैं कि तुम ट्रेड मत करना। दूसरा है आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरमेंट के केस में, फिर डेथ के केस में, ये सब के केस में। चौथा पॉइंट है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि तुम कहीं दूसरे जगह पर काम नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन हो जाएंगी एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ ट्रेड का। तीसरा पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होने दे रहे हो और सारी चीज़ें आप खुद सेटल कर ले रहे हो, तो ये भी वॉइड हो जाएगा। फिर है एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज़ अनसर्टेन, जहाँ पर सर्टेन ही ना हो चीज़, वो भी वॉइड हो जाएगी। जैसे कि 100 टन्स ऑफ ऑयल्स, तो यहाँ पर कौन सा ऑयल की बात कर रहे हैं वो सर्टेन नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट है वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जो कि वॉइड होते हैं। सबसे और एसेंशियल क्या क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए, तो सबसे पहला है कि मनी के बारे में बात होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे मनी होना चाहिए, या तो फिर काइंड भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट होना कंपलसरी है। फिर 2 पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। पांचवा पॉइंट है कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट्स। 6 पॉइंट है पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कौन कौन से सिमिलर होते हैं वेजर के। सो सबसे पहला है लॉटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन्स, तीसरा है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, चौथा है हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लगते तो वेजर एग्रीमेंट्स जैसे ही हैं पर वेजर एग्रीमेंट्स नहीं हैं और ये वॉइड नहीं होते हैं, यानी कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। सबसे पहला है चिट फंड्स, दूसरा है कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, तीसरा है गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन्स और चौथा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉसेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनसेट करने के लिए होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कंसिडरेशन इंश्योरेंस वाले में होता है और वेजरिंग एग्रीमेंट पे नो कंसिडरेशन होता है। इंश्योरेंस इंटरेस्ट में इंश्योर्ड पार्टी हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और वेजरिंग एग्रीमेंट में नो इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कि इंश्योरेंस पर्सन अगेंस्ट लॉस होता है, उसी तरह वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा कोई लूजर हैज़ टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। उसके बाद पांचवा है इन्फोर्सेबिलिटी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम पे किया जाता है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स में यहाँ पर कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। सातवां है पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पर इंश्योरेंस में बेनिफिशियल के लिए होता है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट अगेंस्ट होता है पब्लिक वेलफेयर के। सो यहाँ पर हमारा 3 यूनिट्स कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स कि नेक्स्ट कौन सा मैं वीडियो अपलोड करूँ, ये रिकॉर्डिंग वाला, लॉ वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।